हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमने कल के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पर बेस्ड। मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, दर निकालना, हमें कैसे दर निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, आज हम वो भी सीखेंगे। आपके लिए ये जो वाला कॉन्सेप्ट है, दर निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और अगली वीडियो में बच्चों 2 वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं आपको लगभग कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूंगा। तो मैं आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके चलूंगा। तो अगली 2 वीडियो आप जरूर देखें और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए बच्चों, चलते हैं एक छोटे से मोटिवेशन लाइन के साथ कि अगर आप अपना लक्ष्य तय नहीं करते हैं तो आप अंधेरे में चल रहे हैं। बच्चे, सबसे पहला काम है आपका लक्ष्य तय कर लेना, क्योंकि अगर आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आप अंधेरे में नहीं, आप उजाले में चलेंगे, आपको दिखेगा कि आपको कहां जाना है। तो सबसे पहले बेहतर ये होगा कि आप जो है अपना लक्ष्य तय कर लें, सफलता आपको अवश्य ही मिल जाएगी। तो सवाल आपके सामने है, एक धनराशि 6 वर्ष के अंत में 6690 और 12 वर्ष के अंत में 10,035 रुपए हो जाती है। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इस बेस्ड कराया था, वहां टाइम ईयर मैंने कुछ और दिया था, यहां टाइम ईयर मैं कुछ और दे रहा हूं, टाइम गैप कुछ और दे रहा हूं। तो यहां दे रखा है बच्चे 6 साल के अंत में, आप समझिएगा मेरी बात, 6 साल के अंत में एक धनराशि जो है वो 6690 हो गई है और 12 साल के अंत में, तो 6 साल ये हो चुके, यानी 6 साल के बाद ये धनराशि जो है ये 10,035 हो गई है। आपसे पूछा गया है बताइए मूलधन क्या था। आपको बताया गया था कल कि अगर इक्वल टाइम डिफरेंस है, आपको कल बोला गया था कि अगर इक्वल टाइम डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए, जिस बच्चे ने कल की वीडियो नहीं देखी वो कल की वीडियो जाकर के देखे। इक्वल टाइम डिफरेंस होने पर रेशियो इक्वल होना चाहिए, रेशियो इक्वल होगा। अगर आपका रेशियो इक्वल होगा तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल है, अगर इन दोनों वैल्यू में मैं रेशियो देखता हूं तो आता है 6690 रेशियो 10,035, जो का त्यों आप लिख दीजिए, और इनका रेशियो आता है P रेशियो 6690। तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू, जब मैं रेशियो बराबर कर दूंगा तो आएगा 6690 इंटू में 6690 डिवाइडेड बाई 10,035। आप 3 से काट लीजिए, 2 2 3 0, 3 से काटेंगे तो आएगा 3 3 4 5, ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 4460। कल हमने एक क्वेश्चन किया भी था, मैंने आपको कहा था कि कल हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये सवाल आपके लिए रिपीट था, रिपीट इसलिए था ताकि आपको कॉन्सेप्ट कल वाला समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले अगला करते हैं। एक धनराशि 10 वर्ष के अंत में 66,300 और 20 वर्ष के अंत में 99,450 रुपए हो जाती है। अगले पेपर में अगर सीआई का सवाल आएगा तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस टाइप का एक सवाल आपके पेपर में मिलेगा। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो ढंग से सवाल पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, 100% आपको सवाल देखने को मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। कह रहा है कि एक धनराशि 10 वर्ष के अंत में 66,300 और 20 वर्ष के अंत में 99,450 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज आपने एनुअली लिया है, वार्षिक लिया, लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब है वार्षिक देय ब्याज था, तो बताइए मूलधन कितना होगा। बच्चे, मूलधन निकालने के लिए आपको पता है आप क्या करने वाले हो। आपको बोला गया कि पहले आप देखिए कहां से कहां तक गए आप गए हो 10 वर्ष के अंत तक। तो 10 वर्ष के अंत में आपकी धनराशि कितनी हुई है, 66,300 रुपए। फिर जैसे ही आप अगले 10 साल और बढ़ जाओगे, अगले 10 साल और बढ़ने के बाद ये राशि हो गई है 99,450 रुपए। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या है। सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर दो धनराशियों के बीच इक्वल टाइम डिफरेंस दिया गया है, वही बात है कि जब इक्वल टाइम डिफरेंस दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे, रेशियो सेम करने की कोशिश करेंगे। चलिए रेशियो सेम करने की कोशिश करते हैं। P अपॉन 66,300 इज इक्वल टू 66,300 अपॉन 99,450। रेशियो सेम हुआ क्या? रेशियो सेम हो गया। P बटे 66,300 बराबर रहेगा 66,300 बटे में 99,450 के। इसका मतलब P की वैल्यू को निकालेंगे तो इसको यहां भेज देंगे तो P आ जाएगा प्यारे बच्चे 66,300 इंटू में 66,300 डिवाइडेड बाय 99,450।
आप इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से 2 बार, 3 से 2, 3 से 1, फिर 3 से 1 कट जाएगा बच्चों, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। आप इसको काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 आप हटा सकते हैं इसकी। आप अगर फिर से काटना चाहते हैं, फिर से 3 से कट जाएगा, बताइए कटेगा ना 3 से, तो 3 से कटेगा 1 1 और 3 पंजे 15। अरे आ रही है ना बात समझ में? ये 1105 बार कटेगा बच्चे, 1105, और 3 से कट जाएगा 2 2 1 0 0 और 1105 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 44,200 रुपये। आपका आंसर हुआ। कितना आंसर आ जाएगा? 44,200 रुपये। किस तरीके से हमने किया, बस कैलकुलेशन आपके हाथ में है। मैं तो आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि सवाल आपके सामने लिखा है कि एक धनराशि जो है वो 10 वर्ष के अंत में 66,300 और 20 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। तो आपको दिखा कि टाइम गैप इक्वल होने के बाद आप रेशियो सेम कर सकते हैं। सारे के सारे सवाल एक नंबर हैं, सबके सब पेपर में आने लायक हैं, तो आप इनको ढंग से पढ़ते हुए चलिए। एक धनराशि 5 वर्ष के अंत में 4500 रुपए और 10 वर्ष के अंत में 6750 रुपए हो जाती है, तो बताइए मूलधन कितना है। क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है बच्चे। हम तो सवाल को देखेंगे। 5 वर्ष के अंत में 4500 हुई, उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष के अंत में, इसका मतलब 5 साल और हो गए, तो 5 साल के बाद हुई थी, 5 साल के बाद ये राशि हो गई थी 4500 और अगले 5 साल के बाद हो गई थी 6750। आपको फिर से मूलधन बताना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप इक्वल, वही बात है कि इक्वल टाइम डिफरेंस होने पर आप इक्वल रेशियो करते हैं। बस आपको ये बात मेरी बार बार नोट करनी है कि इक्वल टाइम डिफरेंस का मतलब है इक्वल रेशियो। तो आप इक्वल रेशियो कर दीजिए, इसका करिए रेशियो, तो यह आएगा P बटे 4500 रुपए बराबर हो जाएंगे 4500 अपॉन 6750 रुपए। तो आप आंसर लगा सकते हैं बच्चे, 4500 गुना में 4500 डिवाइडेड बाई 6750। आप चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 3 से 1500, 3 से आप इसको भी काट सकते हो बच्चे, 3 दूनी 6 बचेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 2 7, दोनों फिर से 9 से काट सकते हो आप, तो कितनी बार जाएगा आप बताएं। 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 250 रुपए, और ये 9 से 500 बार कट जाएगा। इसका डबल होता है ये, या आप डायरेक्ट काट सकते थे। देखिए कैलकुलेशन करना है तो मैं तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं कि सबको समझ में आ जाए। जिसको थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर समझ में आती है ढंग से, तो वो तो बच्चे बहुत इजीली कर सकता है। 4500 गुना में 4500 डिवाइडेड बाय 6750। आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये 225 का डबल है, ये 225 का ट्रिपल है, ये 225 का डबल है। इसका मतलब ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। मेरी बात क्लियर हुई क्या? 3 से ये 1500 बार कटेगा और 1500 गुना 2 बराबर आ जाएगा 3000 रुपए। मैं जैसे काट रहा हूं उसको वहां तक जाने के लिए आपको कैलकुलेशन और तेजी से करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे आप 3 से 9 से काट के देख सकते थे, लेकिन मैं चाहता तो मैं तो आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूं कि इस तरीके से काट सकते हो, क्योंकि नंबरों के साथ ना आपको यूज टू होना पड़ेगा। जब आप इनके साथ यूज टू हो जाएंगे तब आपका पेपर में कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। उसके लिए एक हमारा नया बैच आने वाला है, किस तरीके से कैलकुलेशन इंप्रूव करें। इस तरीके की जो टॉपिक्स हैं, ये हमारे जो बेसिक कैलकुलेशन पे काम करते हैं, उसको मैं अगले महीने से स्टार्ट कर रहा हूं। यूपीएसआई का बैच है वो, लेकिन जो बच्चे अपना कैलकुलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं वो उस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बच्चे मैथमेटिक्स का ना सिलेबस थोड़ा बहुत ही अप एंड डाउन जाता है। तो आपको ध्यान रखें, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और जो जेल वार्डन वाले बच्चे जो पेपर देने वाले हैं, या यूपी कांस्टेबल की जो आने वाली भावी वैकेंसीज जो हैं, उनके लिए भी उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले बैच अगले महीने से आ रहा है, बिल्कुल इनिशिएटिव करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल से आपको उठाएंगे और एक बेहतरीन लेवल पे उठा करके मैं आपको खड़ा कर दूंगा। आप मैथ में 100% स्कोर करके आएंगे, बशर्ते कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें बच्चे। तो मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर कोई धनराशि, उससे पहले ये सवाल करते हैं, लिखा हुआ है अगर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 14 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताइए 343 गुना कितने सालों में हो जाएगी। बच्चे 343 नहीं है, 243 है। यहां लिखा हुआ है बच्चे 243।
यहां ध्यान रखिएगा, लिखा है अगर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 14 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है तो बताइए कितने साल में जो है 243 गुना हो जाएगी। आपको मैंने कहा था कि आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ईयर्स और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे अपना बेस। आपने देखा है कि 14 वर्ष के बाद ये धनराशि जो है ये हो गई है 9 गुना। तो क्या मुझे आप बता सकते हो क्या 243 गुना जो मैं यहां लिख रहा हूं क्या ये 9 की किसी पावर में आता है क्या? अरे क्या ये 9 की किसी पावर में आता है क्या? जब ये 9 की किसी पावर में आता ही नहीं तो यानी इसकी मैं पावर बना ही नहीं सकता, और पावर नहीं बना सकता तो सवाल डायरेक्ट हो नहीं सकता। इसका मतलब बैक फ्लिप जो मैंने कल बताया था, आपको पीछे जाना पड़ेगा। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसको लिखते हैं 9 गुने को लिखते हैं 3 का स्क्वायर। लिख सकता हूं भाई, 3 का स्क्वायर भी तो 9 गुना होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको पावर लगानी है तो आपको ईयर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको पावर हटानी है तो आपको ईयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे यहां से ये 2 पावर हटानी है, मैंने हटा दी। 2 पावर हटाने के बाद यहां मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो मैं अपने ईयर्स को बैक वापस लेके गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे यहां 7 वर्ष, और यहां से पावर हट जाएगी तो ये आ जाएगा बच्चे 3 गुना। यानी अब मैं सवाल कहना चाहता हूं आपके से कि कोई धनराशि जो है वो 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए 243 गुना कितने साल में हो जाएगी? 3 की पावर 5 होता है 243, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इतना सोचा मत करो। 3 की पावर 5 डायरेक्टली याद रखो यार, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 27, कम से कम 2 और 3 की तो 6-7 पावर तक याद रखो, तब पेपर में जाके आपके काम आएगी। तो 3 की पावर 5 डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, 243 3 की पावर 5 होता है, तो 3 की पावर 5 करनी है। अगर आपको पावर लगानी है 5 तो अब आपको 5 से क्या करना पड़ेगा? 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस 7 में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। जिस बच्चे को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पिछली वीडियो जाके देखे, पूरा बेस समझे, फिर इस वीडियो पे काम करे, 100% समझ में आएगा, पेपर 100% आपके हल हो जाएंगे। सवाल आपके सामने फिर से है कि एक धनराशि जो है वो 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए 243 गुना कितने साल में हो जाएगी? आपसे सीधा सीधा उसने सवाल दे दिया, 8 साल में हुई है 3 गुना, तो आपको ईयर्स भी दे दिए और मैंने बेस भी दे दिया। फिर आपसे पूछा बताइए 243 गुना कितने साल में हो जाएगी? तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि 3 की पावर 5 होता है, अभी तो याद कराया था थोड़ी देर पहले कि 3 की पावर 5 होता है 243। तो अगर आपको यहां पावर 5 लगानी है तो यहां पर 5 से गुना करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 40 साल। मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन 100% समझ में आ रहे हैं बच्चे। फिर से वही बात बोल रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा फिर से पुरानी वीडियोस देखिए, इससे जस्ट पहले वाली पार्ट नंबर 6 देखिए, आपको 100% सवाल समझ में आ जाएंगे किस तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूं। लिखा है कि अगर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो बताइए 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? आपको यहां से सवाल दिख रहा होगा, आपने देखा यार बेस लिखा हुआ है 15 ईयर्स, ये है साल और ये है गुना, 8 गुना। आपसे पूछा गया है 16 गुना बताइए कितने वर्षों में हो जाएगा? क्या आप ये बता सकते हैं 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? क्या 8 की किसी पावर में, क्या आप इस बेस जो भी ये 8 लिखा हुआ है, क्या आप इसकी किसी भी पावर में 16 को ला सकते हो? सर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, यानी ये सवाल तो बच्चे होने वाला नहीं है ऐसे पावर से, यानी मुझे पहले एक स्टेप पीछे फिर बाउंस बैक वापस लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 3। मैं इसको क्या लिख लेता हूं? 2 की पावर 3। मुझे पता है कि ये 2 की पावर 3 है। अगर मैं यहां से इस 3 पावर को हटाऊंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं इस पावर को यहां से हटाऊंगा तो मैं इस पावर को हटाने पर मैं यहां 3 से भाग करूंगा, क्योंकि पावर हटाएंगे तो भाग करेंगे और पावर लगाएंगे तो गुणा करेंगे। अब मुझे पता चल गया, मैंने एक अपना नया बेस बना दिया। नया बेस क्या था कि 5 साल में ये धनराशि जो है वो कितने गुना रही होगी? 3 गुना रही होगी। क्या 2 गुना रही होगी। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है?
अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि ये धनराशि जो है 5 साल में 2 गुना रही होगी, तो मुझे तो कितने गुना करना है, 16 गुना। तो 16 गुना करने का मतलब है 2 की पावर 4 लगानी पड़ेगी, और 2 की पावर 4 लगाने के लिए आपको पावर को यहाँ ईयर्स में 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि 20 साल के बाद ये धनराशि जो है 16 गुना आपको दिखनी चालू हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो अगले सवाल को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने कल रेशियो वाला मेथड सीखा था, उससे अगर हल करने की कोशिश करें बच्चों, तो आपको पहले बैक वापस जाना पड़ेगा। बैक वापस गए तो हमें पता चल गया कि 5 साल में 2 गुना रही होगी। या आप क्या करें बच्चे, आपको दिख रहा है ना किसी की पावर 3 है, अगर आपको एक किसी की पावर 3 दिख रही है तो आप ऐसा करो, इसको 3 सेक्शन में बांट लो। इसको 3 सेक्शन में बांट लिया आपने, 5 साल में, फिर 5 साल में, फिर 5 साल में। तो 3 सेक्शन का मतलब पहले ये 1 से 2 हुआ होगा, फिर ये 2 से 4 रहा होगा, फिर ये 4 से कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, फिर ये 8 से 16 भी हो जाएगा। मतलब डबल 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 होता जा रहा है, 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16। तो एक सेक्शन और लगेगा, तो 5 चौक 20 साल लगेंगे। कहानी तो यार आप ना किसी भी तरीके से कर लीजिए, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन ये जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो, पहले आप बैक जाते हो, फिर आप वापस आते हो, ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पेपर में यही सवाल नहीं होते यार, सिंपल सवाल तो कोई भी कर लेगा। 2 गुना हो गया जी, बताइए 8 गुना कितने में हो जाएगा। 3 गुना हो गया, बताओ 9 गुना कितने में हो जाएगा। सवाल तो यार ये करने हैं ना मेरे को, क्योंकि ये डायरेक्ट पावर में टूटेंगे नहीं। आप कोई बच्चा चाहे तो इसको डायरेक्ट पावर में भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप उस फ्रैक्शन वाली पावर पे ना जाके आप सीधा अभी यहां पर काम करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आए और आपके सवाल भी इजीली हो जाएं। मैंने बोला था कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको बच्चे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है ऑप्शन। लेकिन कब ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, कब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, ये आपको मैं सिखा दूंगा अभी। ऑप्शंस मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ऑप्शंस मेरे लिए बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं ना, वहां हम उन नंबर्स को देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होने वाली है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद में चलेंगे ऑप्शंस की तरफ। बच्चे आपको 2 वैल्यूज देखनी है, हमेशा 2 वैल्यूज आपको देखनी है। पहली वैल्यू देखनी है ए अमाउंट 1, दूसरी वैल्यू देखनी है अमाउंट 2। मतलब कोई भी 2 धनराशियां आपको देगा, तभी आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दूसरी धनराशि आपको फिर से एक और धनराशि दी जाएगी A1 और A2। फिर आपको तीसरी धनराशि और देखनी पड़ेगी A1 और A2। अब आपको 3 तरीके से चीजें समझनी है, मेरे साथ साथ समझिएगा। अगर किन्हीं भी 2 धनराशियों के बीच में अगर 1 साल का अंतर आपको कभी भी दिखाई दे, 1 साल का अंतर, अब मेरी बात को समझ जाना थोड़ा सा, 1 साल का अंतर आपको कभी भी दिखाई दे, तो उस समय आप पहले वाली राशि को डायरेक्टली प्रिंसिपल मान लेना, और इस वाली वैल्यू को आप अमाउंट यानी मिश्रधन मान लेना। 1 साल का अंतर आपको कैसे मिलेगा? आपसे बोला जाएगा 4 साल के बाद 500 रुपए हुए, 5 साल के बाद 540 हो गए। भाई 4 साल और 5 साल में अंतर तो 1 ही साल का हुआ। 2 साल के अंत में जो है 200 रुपए हुए, 3 साल के अंत में 220 रुपए हो गए, ये भी अंतर 1 साल का हुआ। 2.5 साल के अंत में धनराशि 440 हुई, और 3.5 साल के अंत में धनराशि 480 हुई, ये भी 1 साल का अंतर हुआ। यानी कोई भी 2 धनराशियों जिनके बीच में आपको 1 साल का अंतर दिखाई दे, उसमें से आप पहले वाली राशि को प्रिंसिपल और दूसरे वाली राशि को अमाउंट मान सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी आसानी से, कितना ब्याज कितने प्रिंसिपल पर गुना में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का आसान तरीका है। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि A1 और A2 के बीच 2 साल का अंतर है, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यदि A1 और A2 के बीच 2 साल का अंतर है बच्चों, 2 साल का अंतर आ जाए, ध्यान से समझना बच्चों बात, 2 साल का अंतर आ जाएगा, तो आप क्या करने वाले हो उसको ध्यान से समझो। आप सबसे पहले इन दोनों के रूट निकालोगे।
क्या निकालोगे? इन दोनों का रूट। जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी उसको आप प्रिंसिपल मान लोगे, पहले वाली को प्रिंसिपल और बाद वाली को आप अमाउंट मान लेना। लेकिन अगर आपको 3 साल का अंतर दिखाई दे, अगर आपको अंतर 3 साल का दिखाई दे तो आप इन दोनों का क्यूब रूट निकालने की कोशिश करना। क्यूब रूट निकालने के बाद इस पहले वाली को प्रिंसिपल मान लेना और इस बाद वाली को अमाउंट मान लेना। अभी कहानी सी ना थोड़ी सी ना कंजस्टेड सी हो गई है, तो इस कहानी को फिर से ढंग से समझते हैं। अब मैं अलग अलग लिख के आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल भी लेते हैं। आपसे कहा गया कि एक धनराशि जो है 3 साल के बाद, एक धनराशि 3 साल के बाद हो गई है 500 रुपए और 4 साल के बाद हो गई है 520 रुपए। 4 साल के बाद हो गई है 520 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों धनराशियों के बीच 500 और 500 के बीच कितने वर्ष का गैप लिखा हुआ है? 1 वर्ष का। क्योंकि हमें ये तो पता है ना, 3 साल के बाद 500, फिर 1 साल बढ़ने के पे 4 साल हो गए, 4 साल पे हो गई 520। मुझे इन 3 साल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इस वाले बॉक्स की तरफ ध्यान देना था। इस वाले बॉक्स में गैप बताओ, गैप कितने साल का लिखा हुआ है? गैप लिखा है 1 साल का। अगर 1 साल का गैप लिखा हुआ है तो ये वाला मेरा प्रिंसिपल हुआ, ये वाला मेरा अमाउंट हुआ। मैंने देखा ब्याज मिला 20 रुपए का, 20 रुपए 500 रुपए पर कितना परसेंट है मैंने निकाल लिया। ये 5, ये 4%। चीजें क्लियर? कितना भी कठिन सवाल हो, 3.5 साल, 2 साल 3 महीने, 4 साल 4 महीने, मुझे तो ये बताओ टाइम गैप कितना है। अगर टाइम गैप 1 साल का दे रखा है तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं तो फटाफट जो है 1 साल पे पहले को प्रिंसिपल, बाद वाले को अमाउंट मान के ब्याज निकाल लूंगा। लेकिन अगर आपके धनराशि में 2 साल का अंतर दिखाई देने लग जाए तो आप क्या करने वाले हो उसको समझिएगा। मतलब अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से बात करूं, एक धनराशि जो है बच्चे, वो 5 साल के बाद हो गई है 2000 रुपए और 7 साल के बाद यानी 2 साल के बाद हो गई है 2420 रुपए। तो आपसे पूछा गया बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो क्या आप मुझे समझा सकते हो कि भाई इस 5 साल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इन दोनों वैल्यू से लेना देना है। इन दोनों वैल्यू के बीच मैंने देखा यार 2 साल का अंतर लिखा हुआ है। अब मुझे यह भी पक्का पता है यार 2000 किसी का स्क्वायर नहीं होता। हालांकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ये स्क्वायर होता है नहीं होता। आपको तो बस क्या करना है, जब तक डिवाइड करते जाना है दोनों वैल्यूज को, जब तक आपको स्क्वायर दिखाई न दे जाए। और ये मैंने आपको पहले बोला था कि आप स्क्वायर और क्यूब याद रखिए। स्क्वायर कम से कम 40-50 तक याद रखिए और क्यूब कम से कम 20 तक याद रखिए। मैं आपको फिर से स्क्वायर एंड क्यूब सिखाऊंगा एक दिन, बहुत बेहतरीन लेवल से, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे अपन। लेकिन वो अभी उसके लिए 1 हफ्ता 10 दिन लगेंगे। उससे पहले मैंने और स्क्वायर और क्यूब रूट पे वीडियोस डाली हुई हैं, वहां पर भी आप जाके इनको चेक कर सकते हो। बच्चे यहां पर 2 साल का अंतर है, आप इसको पहले डिवाइड कीजिए। 2 से 1000, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और 0। फिर 0 से आपने 0 भी हटा दिया। आपने देखा यार ये लिखा है 100, ये लिखा है 121। दिमाग में घंटी बजी। घंटी क्या बजी भाई? ये तो 100 है, ये 121 है, यानी इसका तो रूट निकल सकता है आसानी से। तो रूट निकाल लिया मैंने। यहां लिखा 10, यहां लिखा 11। आपका आंसर आया 1 रुपया ब्याज 10 पे गुना में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 10% आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो मैं गारंटी देता हूं आपको अगली बात 100% समझ में आएगी। क्यों मैं लिख रहा हूं कि एक धनराशि जो है वो 3.5 साल के बाद, एक धनराशि जो है वो 3.5 साल के बाद 3000 रुपए हो गई है। एक धनराशि 3.5 साल के बाद 3000 रुपए हो गई है और 6.5 साल के बाद, मतलब 3 साल बढ़ने पर 6.5 साल, ये 3.5 साल था बच्चों, 3.5, 3.5 साल के बाद हो गई है 3000 और 6.5 साल के बाद, मतलब 3 साल का गैप हो गया और ये धनराशि होगी 3993 रुपए। 3993 रुपए। आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे तो ये बता दीजिए। पहली बात तो मुझे 3.5 साल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो लेना देना है इन दोनों धनराशियों से। इन दोनों धनराशियों के बीच कितना गैप दिखाई दे रहा है?
इन दोनों धनराशियों के बीच गैप दिखाई दे रहा है 3 साल का। अगर गैप 3 साल का दिखाई दे रहा है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा भाई क्यूब रूट। और क्यूब रूट निकालने के लिए इनका क्यूब रूट जैसा दिखना अनिवार्य है, तो मैं इनको डिवाइड करता हुआ चलता हूं। 3000 और 3993 को लिख लेता हूं अलग, 3 से डिवाइड हो रही हैं दोनों, तो 3 से 1000 और 3 से ये आ गया 1331। मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आपके स्क्वायर या क्यूब याद रहे होंगे तो आपको दिखना चालू हो गया भाई, इसका आसानी से क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। क्यूब रूट निकालोगे तो यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 11, फिर से वही 1 रुपए 10 रुपए पर गुना में 100, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। मेरे हिसाब से आपको चीजें, कहानी जो है वो पक्का समझ में आ रही है। अगर आपको एक कहानी समझ में आ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों आपको अगली वीडियो 100% समझ में आएगी, क्योंकि अगली वीडियो में हम पहली बात तो सीआई के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर सीआई माइनस एसआई के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो को करने के लिए आपको पहले सारी वीडियोस देख लेनी चाहिए। तो आप ध्यान से समझिए, हर एक लेक्चर को ढंग से पूरा देख के आइए, और अगली वीडियो में जब मैं 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वो आपको 100% समझ में आ जाएंगे। बच्चों, इस वीडियो की कहानी को मैं यहीं तक रखता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए। आपके पास इंस्टाग्राम है, मैथ्स बाय आकाश शर्मा सर्च करिए, टेलीग्राम पर भी मैथ्स बाय आकाश शर्मा सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बच्चे, अगली वीडियो में 25 क्वेश्चन की जो सीरीज आ रही है उसके लिए तैयार रहिए, और वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।